हुडी पहना लड़का जिसके चेहरे पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती थी। कॉल के एंड होते ही वो इंसान राहत की सांस लेता है और अपनी बाइक से उस गांव से निकल जाता है। बजाज मेंशन में सभी कोई डाइनिंग टेबल के सामने इकट्ठा हो चुके थे। दादी आरवी को उसके पापा से मिलाते हुए आरवी से कही, आरवी, ये आपके पापा है, अनिल बजाज। अनिल को देखने के बाद आरवी मुस्कुराते हुए उन्हें ग्रीट करती है। अनिल भी दो बातें करने के बाद चुप हो जाते हैं। आरवी को ऐसा लगता है जैसे उसके पापा उसको यहाँ देखकर खुश नहीं है, पर अपने दिमाग का वहम समझकर सारे नेगेटिव थॉट्स को दरकिनार कर देती है। तभी एक लड़की हॉल के अंदर एंटर करती है, जिसने इस वक्त व्हाइट कलर का ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी और उस फ्रॉक की लेंथ नी तक थी। उसने अपने बाल को खुला छोड़ रखा था, जो कंधों तक आता था, जिसमें वो लड़की बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये है आरवी की स्टेप सिस्टर नैना, जो आरवी से 1 साल छोटी है। दादी नैना को रोकते हुए बोली, इतनी रात को तुम कहाँ थी? और अभी रात के 9 बज रहे हैं, ये कोई घर आने का टाइम है? नैना दादी के सवाल से एकदम से सकपका जाती है। वो कुछ बोल पाती कि अहाना अपनी बेटी को बोलने से पहले ही अहाना जी अपने चेयर से खड़ी होती हुई दादी से बोली, माँ, वो नैना आज अपने दोस्तों के यहाँ ग्रुप प्रोजेक्ट करने के लिए गई थी। नैना ने मुझे बताया था, पर मैं आपको बताना भूल गई थी। अहाना की बातें सुन दादी कुछ नहीं बोलती और वापस अपनी जगह पर बैठ जाती है। अहाना जी आरवी की तरफ देखते हुए आरवी से बोली, आरवी, ये तुम्हारी छोटी बहन नैना। नैना उसे अपने हाथ वेव करते हुए हाय बोलती है और तुरंत वहां से अपने रूम के लिए आगे बढ़ जाती है। अहाना नैना के इस बिहेवियर को देख नैना को डिफेंड करते हुए थोड़ा हंसते हुए बोली, आरवी, ये क्या है ना, नैना तुमसे छोटी है ना, तो थोड़ी ज्यादा बदमाश है। तुम उसकी बातों को दिल पर मत लगाना। आरवी चेयर पर से बैठती हुई अहाना जी को देख बोली, कोई बात नहीं माँ, मैं समझ सकती हूँ। माँ सब सुनकर अहाना जी का चेहरा देखकर लग रहा था कि उन्हें आरवी के मुंह से उसके लिए माँ सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पर वो क्या ही कर सकती थी। अपने इमोशन को छिपाते हुए अपना डिनर करने लगती है। जब सभी डिनर कर रहे थे तब दादी बीच में बोली, कल घर में पार्टी रखी जाएगी आरवी के ठीक होने की खुशी में, और इस पर कोई बहस नहीं होगी। अब दादी ने जब बोल दिया तो कोई बहस कर सकता है क्या? आखिर कौन ही कुछ बोल सकता है। सभी कोई अपना अपना डिनर करने के बाद अपने अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। तभी दादी आरवी को रोक उसके पास जा बोली, आरवी, मैंने आपका कॉलेज में एडमिशन करा दिया है, तो आप परसों से कॉलेज जाना स्टार्ट कर सकती है। मेड अब तक आपके रूम में कॉलेज में यूज होने वाले सामानों को रख कर आ गई होगी। वैसे जब आप कॉलेज जाएंगे तो प्रिंसिपल से डिस्कस कर लीजिएगा कि आपको कौन सा कोर्स करना है। आरवी अपनी दादी की बातों को ध्यान से सुन रही थी। दादी की बातें सुनने के बाद जी दादी कहकर वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। दादी भी वहां से अपने रूम की तरफ चली जाती है। आरवी रूम में पहुंचकर सबसे पहले कॉलेज में यूज होने वाले सारे सामानों को देखती है। फिर माइक बुक लेती है, जिसमें अपना आईडी बनाकर लैपटॉप साइड स्टडी टेबल पर रख खुद सोने बेड पर चली जाती है। अगली सुबह पूरे घर को सारे नौकरे मिलकर मेंशन को फूलों से सजा रहे थे और
दादी सभी को इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि घर को कैसे सजाना है। आरवी जो अपने रूम से तैयार होकर नीचे हॉल की तरफ आ रही थी, वो ये सारी सजावट हॉल में होते देख हैरान हो जाती है। आरवी सीढ़ी से उतर अपनी दादी के पास जा कही, दादी ये सब क्या हो रहा है? अरे मैंने कल जो रात में डिनर के समय पार्टी का बोला था ना, उसी की तैयारी चल रही है। तुम जाओ, जाकर राहुल को उठा दो। दिन भर सोता रहता है कुंभकर्ण कहीं का। दादी का राहुल को कुंभकर्ण कहना आरवी को हंसा देता है। आरवी जी दादी कहकर लिफ्ट से होते हुए अपने फ्लोर पर पहुंचती है। उसके रूम के जस्ट एक रूम छोड़कर आरव का रूम था। आरवी आरव के रूम में एक बार नॉक करती है, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। आरवी 3-4 बार दरवाजा पर नॉक करती है, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। आखिर में फ्रस्ट्रेट होकर आरवी गेट की लॉक को बाहर से ही खोल अंदर चली जाती है, पर अंदर पहुंच उसकी आंखें फैल जाती है। कमरे में सारे के सारे सामान इधर से उधर बिखरे पड़े थे। इतने बड़े कमरे में आरवी को अपने पैर रखने के लिए जगह तक नहीं मिल रहे थे। फुटबॉल, गिटार, कपड़े और पता नहीं क्या क्या इधर उधर बिखरे हुए थे। आरवी धीरे धीरे कर राहुल के पास पहुंची, जो बेड पर पूरी तरह से फैलकर सो रहा था। आरवी पहले तो उसके कंधे पकड़ 3-4 बार हिलाती है, पर इस कुंभकर्ण को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। राहुल नहीं उठता। तब आरवी के दिमाग में कुछ खुराफात सूझती है। वो तुरंत बाथरूम की तरफ जाती है और वहाँ से एक जग पानी लेकर राहुल के बेड के पास आती है और उसके चेहरे पर सारे पानी को उड़ेल देती है। पानी पड़ते ही राहुल हड़बड़ाकर उठकर बेड पर बैठ जाता है। जब सामने देखता है तो सामने आरवी नजर आती है। राहुल आरवी को अपनी एक उंगली दिखा चिढ़न भरे स्वर में कहा, आरवी यू चुड़ैल। आरवी पहले तो उसे घूर कर देखती है, फिर धीरे से कही, मुझे बाद में सुना लेना, पहले टाइम देखो, दिन के 11:30 हो रहे हैं और तुम अभी भी सो रहे हो। और वैसे भी दादी ने तुम्हें नीचे बुलाया है। आरवी की बात सुनते ही राहुल तुरंत बेड से जंप करता हुआ कबर्ड के पास जा अपने लिए कपड़े निकाल वॉशरूम की तरफ भागता हुआ चिल्लाया, अरे तो ये पहले बताना चाहिए था ना, अभी बता रही हूँ। आज तो मैं गया, दादी मुझे छोड़ेगी नहीं। कहता हुआ राहुल वॉशरूम का डोर जोर से धकेलता है, जिसे रूम में ढप की आवाज पूरे कमरे में गूंज जाती है। आरवी उसकी हड़बड़ाहट देख मुस्कुराते हुए रूम से बाहर निकल जाती है। नीचे हॉल में आने के बाद आरवी नौकरों की मदद करने लगी मेंशन की सजावट में। अभी वो गुलाब के फूलों को नौकरों को पकड़ा रही थी कि तभी उसे दादी की आवाज सुनाई देती है, जो राहुल को डांट लगा रही थी लेट से उठने के लिए। और राहुल सर झुकाकर दादी का लेक्चर सुन रहा था। उसे बच्चों की तरह सर झुकाकर डिफरेंट एक्सप्रेशन बनाते हुए देख आरवी नाम में गर्दन हिलाते हुए अपने पास खड़े सर्वेंट से धीरे से बोली, ये कभी नहीं सुधरने वाला। सर्वेंट भी हाँ में अपना सिर हिला देता है। जब दादी का लेक्चर सुनना बंद हो जाता है तो राहुल दादी के अपने सामने से जाने के बाद राहुल दौड़ता हुआ आरवी के सामने आ खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर रुककर 2-3 बार गहरी सांस लेता है, फिर आरवी की तरफ देख एक्साइटेड होता हुआ कहा, गेमिंग हब चलोगी? आरवी अभी कुछ बोलती कि उससे पहले ही राहुल उसका हाथ पकड़ बाहर पार्किंग एरिया की ओर ले जाता हुआ कहा, अरे चलो यार।
यहाँ रहकर मैं बोर हो जाऊंगा, और वैसे भी आज तो कॉलेज बंद है ना। और वहीं आरवी, वो तो बस राहुल के साथ खींची चली जा रही थी, उसके बकबक को सुनते हुए। अब तक वो दोनों कार पार्किंग के पास आ जाते हैं। राहुल पहले तो अपने पॉकेट से कार की निकालता है और स्पोर्ट कार के पास जा उसको अंदर बैठ जाता है। राहुल स्पोर्ट कार को पार्किंग एरिया से ड्राइव करता हुआ निकाल आरवी के सामने रोक देता है। आरवी पहले तो कार के अंदर बैठे राहुल को शांति से देखती है, फिर खुद भी पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। आरवी के बैठते ही राहुल कार स्टार्ट करता है, मेंशन से बाहर निकालता है। वो जैसे ही रोड पर गाड़ी को लाता है, वो इतना स्पीड में कार भगाने लगता है कि आरवी की सांसें एक पल को थम जाती है और वो नर्वसनेस में सीट बेल्ट को कसकर पकड़ लेती है। वो कुछ बोलना चाहती थी, परंतु उसके गले से कुछ आवाज ही नहीं निकल रही थी। वहीं राहुल वो मस्त अपने कार को हवा की रफ्तार से भगाने में लगा हुआ था। आरवी डर के मारे अपनी आंखें भींच लेती है। कुछ समय बाद कार रुकता है और राहुल कार से बाहर निकल आता है। उसने आरवी पर ध्यान नहीं दिया था कि वो कितना डर चुकी है। जब आरवी को लगता है कि कार अब रुक चुकी है, वो धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलती है। पहले तो 2-3 बार गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करती है और कार का डोर ओपन कर बाहर निकल आती है तो देखती है सामने एक बड़ी सी 10 मंजिला बिल्डिंग थी। राहुल अपने दोस्तों के ग्रुप में उनसे बातें कर रहा था। जब आरवी कार से बाहर निकलती है तो उसका ध्यान आरवी की तरफ जाता है। वो आरवी का हाथ पकड़ अपने दोस्तों के पास लेकर आता है। राहुल अपने दोस्तों की तरफ देख कहा, सो ब्रो, ये है मेरी बहन आरवी, और आरवी ये मेरे दोस्त है। फिर राहुल अपने एक एक दोस्त की तरफ इशारा करता हुआ उनका नाम बताने लगता है। तो आरवी, ये है प्रियंका, शांतनु, आकाश और सोनल। सभी आरवी को हाय बोलते हैं। सोनल को आरवी से हल्की जलन हो रही थी क्योंकि आरवी बहुत सुंदर लग रही थी, सिंपल सी बेबी पिंक कलर की कुर्ती में भी। अब सभी कोई उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। सभी कोई लिफ्ट के अंदर जाते हैं जिसे सिर्फ वीआईपी लोग यूज कर सकते हैं। लिफ्ट के अंदर आते ही प्रियंका 7th फ्लोर का बटन प्रेस करती है। बटन प्रेस करते ही लिफ्ट 7th फ्लोर की तरफ बढ़ने लग जाता है। लिफ्ट जैसे ही 7th फ्लोर पर पहुंचकर खुला, सामने का नजारा देखकर आरवी शॉक हो गई क्योंकि सामने बहुत से लोगों का ग्रुप खेल रहा था और स्टेज पर कुछ लोगों के बीच कंपटीशन चल रहा था। आरवी का ग्रुप, राहुल का ग्रुप जो उसके दोस्त थे, वो एक टेबल के सामने रखे चेयर पर बैठ जाते हैं, टेबल को चारों तरफ से घेरते हुए। आरवी भी राहुल के किनारे वाले चेयर पर बैठ जाती है। इस चेयर पर सोनल बैठने के लिए जा रही थी, पर आरवी को वहां पर बैठते देख गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हुए आकाश के सामने जाकर बैठ जाती है। आरवी उसके रिएक्शन को नहीं देख पाती। सभी कोई अपना अपना लैपटॉप खोलकर एक ग्रुप बनाकर गेम खेलने लगते हैं और आरवी राहुल के लैपटॉप स्क्रीन में गेम खेलते हुए उनको एनालाइज कर रही थी। तभी उनके ग्रुप का नाम अनाउंस किया जाता है। स्टेज पर जो होस्ट था वो बोल रहा था, ग्रुप पैंथर कम ऑन द स्टेज, आपको ग्रुप ईगल के साथ compete करना है। पैंथर राहुल के ग्रुप का नाम था। ग्रुप पैंथर सुनते ही राहुल का ग्रुप उठा और स्टेज की तरफ जाने लगे। राहुल आरवी से कहा, तुम यहाँ पर बैठकर हमें जीतते हुए देखो। हाँ, इतना कहकर राहुल स्टेज की तरफ बढ़ जाता है।
अभी दोनों ग्रुप स्टेज पर पहुंचकर एक दूसरे को फेस कर रहे थे कि ग्रुप ईगल का लीडर मयंक होस्ट से माइक लेता हुआ राहुल की तरफ देख मयंक अनाउंस करता हुआ कहा, तुम्हारा ग्रुप फिर से हारने के लिए आ गया। चलो इस बार एक कंडीशन रखता हूँ, इस बार अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारे सामने घुटनों के बल झुककर अपना नाक रगड़ूंगा। तो अगर तुम हारे तो तुम मेरे सामने झुककर नाक रगड़ो। बोलो, डील मंजूर है? राहुल भी गुस्से में हाँ कह देता है। अब दोनों ग्रुप एक दूसरे के ग्रुप के साथ स्टेज पर compete करने लगते हैं और ऑडियंस उनके लिए वोटिंग कर रहे थे, लेकिन ज्यादा कोई ग्रुप ईगल को ही सपोर्ट कर रहा था। बस कुछ गिने चुने लोग ही थे जो ग्रुप पैंथर को सपोर्ट कर रहे थे। स्टेज पर लगे स्क्रीन में दोनों ग्रुप के बीच गेम में बराबर की टक्कर हो रही थी। आरवी भी इन सबको बड़े इंटरेस्ट के साथ देख रही थी, पर कुछ समय बाद ग्रुप ईगल ग्रुप पैंथर पर हावी हो रहा था और राहुल और उसके दोस्त के चेहरे पर टेंशन साफ साफ देखी जा सकती थी। ग्रुप पैंथर को हारता और दोनों ग्रुप के बीच हुई डील को देख आरवी कुछ सोचती है और ऑडियंस के बीच में से उठकर स्टेज की तरफ बढ़ने लगती है। वहां मौजूद लोगों की नजर आरवी पर जाती है जो स्टेज चढ़ रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आरवी करना क्या चाहती है। आरवी सोनल के पास जा उसे उसकी जगह मांगती है गेम खेलने के लिए। आरवी को सोनल की जगह मांगते देख पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। आरवी के हिसाब से सोनल काफी लो खेल रही थी गेम में। आरवी की बात सुनते ही सोनल राहुल की तरफ देखती है जैसे उसे जवाब मांग रही है। राहुल झिझकते हुए अपनी पलकें झपका देता है। वैसे भी राहुल को लगता है कि आगे क्या ही हो सकता है, वो जीत थोड़ी सकते हैं। आखिरी के बस कुछ 10 मिनट बचे हैं। आखिर उसे मयंक के सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। राहुल ने अब हार मान ली थी। राहुल के पलके झपकाने से सोनल अपनी जगह से उठ जाती है और अपनी जगह आरवी को देती है। सोनल को अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। सोनल अब स्टेज पर से उतर ऑडियंस के बीचों बीच जाकर बैठ जाती है। आरवी को सोनल की जगह लेते देख जो कुछ गिने चुने लोग थे जो ग्रुप पैंथर को सपोर्ट कर रहे थे, वो भी अब वोटिंग और सपोर्ट करना बंद कर देते हैं।